जय हिंद प्यारे साथी। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे, पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना जीके जीएस प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बोल रखा था कि आपके एसएससी जीडी और किसका एमटीएस के प्रैक्टिस सेट भी कुछ दिन में आने वाले हैं। तो दोस्त, अगले मंडे से आपके एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट भी आना शुरू हो जाएगा। आप तो तैयार रहिए एसएससी एमटीएस के लिए। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें आपको सारी चीज़ आपके काम की मिल रही होगी। अगर काम की मिल रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ओके, फिर करते हैं अपनी कार्रवाई को शुरू। और टॉपिक वाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको ही बोला है कि हर बार हम लोग टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक कोई बीच में से चीज़ें नहीं ले रही हैं। हम आपको एक साथ टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न नंबर 1 का पढ़ो और भैया आंसर दो। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। क्या है? पूरा लेख विधि का अभिप्राय है। पूरा लेख विधि का अभिप्राय है। तो भैया बताइए पूरे लेख विधि से क्या अभिप्राय है, क्या पूछना चाह रहा है? पूरा लेख विधि से मतलब क्या है? मतलब कि अभिप्राय का मतलब क्या है कि ये मतलब क्या है पूरा लेख विधि से। ओके, तो बताओ पूरा लेख विधि किसको कहा जाता है, किसके अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्के का अध्ययन को, ऑप्शन नंबर बी शिलालेख के अध्ययन को, ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य का अध्ययन, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूगोल का अध्ययन। तो आप बताइए भैया किसके अध्ययन को हम लोग कह सकते हैं पुरालेख विधि? बताओ भाई, किसके अध्ययन को हम लोग कह सकते हैं पुरालेख विधि? तो आप कहेंगे भैया आप मेरा आंसर लगा दीजिए राइट, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग कह सकते हैं पुरालेख विधि का अभिप्राय। ओके, शिलालेख का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं इसको। ओके, अभिलेख जैसे कि मोहरें, अभिलेख, स्तूप कला, चट्टानें तथा ताम्रपत्र वगैरह पे इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये कहाँ लिखे हुए थे, अंकित होते हैं? आप कहेंगे मंदिरों की दीवारें और ईंटों पर या मूर्तियों पर उत्कृत होते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? तो बताओ भैया मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। तो ये सब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। अपना ऑप्शंस अलग से मत बनाना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी आयरन, या ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो आप बताओ कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तो आप कहेंगे बहुत भैया धातु हो जाएगी, वो हो जाएगी कॉपर। कौन सी धातु हो जाएगी भैया? आप कहने वाले होंगे कॉपर धातु हो जाती है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा या फिर बोले कॉपर। कॉपर को ही हम तांबा बोलते हैं, तांबे को ही कॉपर बोलते हैं। नो डाउट भैया, ऑल क्लियर। अगर हम बात करें कि उस समय के व्यक्ति इस तांबे का प्रयोग किस चीज़ में करते थे, तो आप कहेंगे उस समय के व्यक्ति तांबे का प्रयोग औजार एवं हथियार और कंगन बनाने के लिए प्रयोग में लाया करते थे। ओके दोस्त, घर में तांबे के कितने 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। कहाँ से पाए गए हैं ये पाए गए हैं पुराने जगह से, जहाँ खोज हुई थी, जहाँ खुदाई हुई। तो खुदाई में क्या हुआ, ये घर मिला, घर के अंदर से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? तांबे के 29 कंगन, कितने 29 कंगन, और क्या प्राप्त हुआ? और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। 2 अलग प्रकार की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई यहाँ से हमें। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त हमें कहाँ से हुई? जहाँ से हमें ये खुदाई के दौरान इसकी जानकारी मिली थी। ओके दोस्त, क्लियर रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ दोस्त। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो क्या कह रहा है ये भाई? ये कहना चाह रहा है कि धातु के बने जो सिक्के हैं वो सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए थे? तो आप बताओ सबसे पहले धातु के जो सिक्के कहाँ से मिले हैं? प्रकट का मतलब है कि भैया हमें सबसे पहले कहाँ से मिले हैं। तो बताओ, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध में
बुद्ध के काल में या फिर बोलेंगे मौर्य के काल में। तो आपका आंसर जो राइट होने वाला है, राइट आंसर होगा बुद्ध के काल में हमें इन सिक्कों के बारे में प्रकट हुए, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि सिक्के आए। माना जाता है कि धातु के बने सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के काल में मिले थे। अब ये मिलने का समय ये बताया जा रहा है, ये नहीं कि बने, मिले थे। ओके, तो किसके समय पे मिले? गौतम बुद्ध के समय पे मिले। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। मैंने आपको ये टॉपिक थ्योरी इसकी पूरी पढ़ा रखी है। थ्योरी आपको पढ़ना है तो जाके आप लोग रोजगार सारथी टेलीग्राम क्या बोलेंगे रोजगार सारथी यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हो। इसी चैनल पे आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, हिस्ट्री बाय राजेश सर, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, आपको वहाँ से सारा इसके बारे में मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अब यह बात आ गई अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो आप कहेंगे भैया अर्थशास्त्र के लिखेगा कौन है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए चाणक्य है, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन या ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन। तो बताओ भाई चाणक्य ने क्या लिखा है? तो आप कहेंगे चाणक्य ने ही क्या लिखा है? अर्थशास्त्र का लिखा है। तो आप कहेंगे चाणक्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। और चाणक्य जो है वो किस काल से संबंध माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मौर्यकालीन माने जाते हैं। ओके, ये कौन से हैं? मौर्यकालीन इन्हें माना जाता है, मौर्य काल के समय से ये रहे हैं। ये क्या चंद्रगुप्त के गुरु रहे एवं मंत्री भी रहे हैं। ओके वो दोस्त क्लियर रहेगा। चलिए दोस्त, मानता हूँ मैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इन्हें कौटिल्य भी इन्हें ही कहा जाता है। कब से कब तक इन्होंने ये समय रहा है? तो आप बोलेंगे जब ये अर्थशास्त्र लिखा गया वो समय कौन सा था? वो था 350 से लेके 375 तक, 350 से लेके 375 ईसा पूर्व। ओके, अब बात करें हम लोग प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ भाई। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लोगों ने किए होंगे, पर मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे हम लोग क्या है ना, इसको लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेवल अप करते जाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या आंसर दे रहे हो, क्या प्रश्न दे रहे हो आप। कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे आगे चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। अभी आपको आसान लग रहा है तो धीरे आपको मुश्किल लगेगा। अभी अगर लग रहा है आसान तो भैया आंसर दो, जिसको आसान लग रहा है वो आंसर दो कमेंट बॉक्स में। क्या बोलेंगे? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? आप बताओ ये पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे भैया पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है? क्या ऋषि वेदव्यास है, या बोलेंगे विष्णु शर्मा जी हैं, या फिर बोले वाल्मीकि हैं, या फिर बोले यल बालक्य है, यल बालक्य है। तो आप बोलेंगे भैया वो व्यक्ति जिसने पंचतंत्र की रचयिता करी है, पंचतंत्र को लिखा है, वो व्यक्ति विष्णु शर्मा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? आप कहेंगे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। इसमें क्या है? इसमें कहानियाँ हैं। इसमें क्या है भैया? इसमें बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। इसमें कहानियाँ किस किस के लिए हैं? आप कहेंगे बूढ़े व्यक्ति एवं बच्चों के लिए। इसमें कहानियों का बहुत सारा संग्रह है। इनकी कहानियों में आप लोगों ने देखा होगा जैसे मोगली वगैरह, ये कहानियाँ यहीं से ली गई हैं। और इनकी कहानियों में क्या होता है कि इनकी कहानियों में शेर जानवर इत्यादि क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते हैं। दोस्त याद रहेगा? तो याद रहेगा तो बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें के बाद प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। ये बाइलिंगुअल है। आप कोई नहीं कहेगा भैया मुझे इंग्लिश में कराओ, क्योंकि इंग्लिश में आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है, हिंदी में ये लिखा हुआ है, तो आपके लिए बाइलिंगुअल है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भाई को। अगर दिक्कत है तो भैया फिर आप लोग समझो हमारी तरफ से तो आपके लिए बहुत अच्छी कोशिश करी जा रही है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? सिकंदर ने हाइडेस्पिस के लड़ाई में डैश को हरा दिया था। तो बताइए हाइडेस्पिस की लड़ाई ने सिकंदर ने किसको हराया था? तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस आपके पास 4 सामने आते हैं। पहला पोरस, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा हेरकुलस, या फिर बोलें यूडोमस। क्या बोलेंगे? हेरक्यूलस या फिर यूडोमस। तो भैया आप बोलेंगे हेरक्यूलस और यूडोमस तो इसके साथ में थे, तो इसके विरुद्ध युद्ध किसने किया? तो आप यहाँ पे खाली स्थान में भर सकते हैं ऑप्शन पोरस को। क्या कहेंगे? पोरस इज द राइट आंसर। तो पोरस आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है, पोरस। क्लियर रहेगा? बोलेंगे भैया हर समय क्लियर रहेगा, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 के बारे में। सबने सुना होगा, सबने देखा होगा, शायद आंसर बहुत कम को पता होगा। सुना तो सबने है, देखा तो सबने है, पर आंसर बहुत कम को पता होगा। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? रामचरितमानस मानस जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो बताओ भैया रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहेंगे भैया रामचरितमानस को जो लिखा गया है, उस भाषा का जो प्रयोग किया गया है, वो भाषा कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे अवधी भाषा होने वाली है। कौन सी भाषा होने वाली है? अवधी भाषा होने वाली है। तो ये सब ऑप्शन क्या नहीं है? संताली, मुंडो और संस्कृति? नहीं भैया, संस्कृत वगैरह नहीं है, ये लिखी गई है अवधी भाषा में। इसके रचयिता आप लोग मुझे बता दो कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? मैं भूल चुका हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कौन है रामचरितमानस के रचयिता। क्या कहेंगे? रामचरितमानस के रचयिता। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? कलिंग का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। तो बताओ कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके मध्य लड़ा गया था ये युद्ध? तो बताओ भाई। आप कहेंगे ऑप्शंस क्या है अपने पास? 1604 एडी में, क्या कहेंगे 1604 एडी में, या कहेंगे 261 बीसी में, या कहेंगे 731 बीसी में, या कहेंगे 1113 बीसी में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आप कहेंगे भैया ये युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया। ये युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया। उस समय शासक कौन था? शासक था अशोक। अशोक जब इस युद्ध को लड़ता है, इस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर ये युद्ध नहीं लड़ता है। इसके बाद से ये अपना बौद्ध धर्म को अपना लेता है, फिर ये इसके युद्ध को ये नहीं लड़ता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कलिंग युद्ध। जगह कौन सी थी? जगह थी कलिंग, जहाँ इस युद्ध को हुआ। बात करें मौर्य काल में अशोक का शासनकाल, तो अशोक का जो शासनकाल रहा है उसको हम कहते हैं 269 से लेके 232 तक। 232 क्या आप कहेंगे भैया बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट तक शासन किया है। ओके, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ। अगर हम बात करें अशोक के अन्य नाम, तो भैया इसका जो अन्य नाम आता है सामने, वो अन्य नाम है देवनाम प्रियदर्शी। क्या बोलेंगे? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी भी अशोक को ही हम लोग कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के एक प्रमुख शैली है? तो बताओ जगोई किस जगह का एक प्रमुख शैली है? और ये प्रश्न भैया आपका एसएससी जीडी कब पूछा गया? 10 जनवरी 2023 को। 10 जनवरी 2023 को कहें तो पिछले ही वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर बात करें शिफ्ट कौन सी थी, तो आप कहेंगे शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है, तो राइट आंसर मुझे आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताओ। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, दोनों निकालो कहीं से भी और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बताओ मेघालय के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा, शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? राज्य तो नहीं कहेंगे, शहर कहेंगे। तो किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप कहेंगे भैया जोबाई में? नहीं भैया। शिलोंग में? नहीं भैया। क्या बागमार में? नहीं भैया। आप कहेंगे मानसीरामा, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है बहुत अधिक पाई जाती है। तो आप लोग इस पे राइट आंसर मार देंगे, बोलेंगे कि वर्षा भैया यहाँ पे सबसे अधिक होती है। वर्षा की संख्या सबसे अधिक होने का कारण यहीं पर है। ओके, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये बक हो गया, सॉरी, इसको चंद्रगुप्त मौर्य का, यहाँ पे क्या करना है? का। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म डैश में हुआ था। तो बताओ
मौर्य वंश के संस्थापक जिनका नाम है चंद्रगुप्त, उनका जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? भैया पहले ऑप्शन देख लेते हैं बालक। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए 340 BC, ऑप्शन बी 563 BC, ऑप्शन सी 179 BC, या बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी 99 AD। तो 99 में बोलेंगे तो आप कहेंगे भैया राइट आंसर आप लगा दीजिए 340 BC। 340 BC बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ। BC बोलेंगे या फिर बोलेंगे AD। तो आप बोले BC नहीं AD कहेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 380 BC में हो गया। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में हुआ जन्म। बिहार में भी कहाँ? बिहार में एक राज्य जगह का नाम लोगों ने आप सुना होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसमें यहाँ का इनका जन्म हुआ। पाटलिपुत्र में जन्म हुआ। अगर बात करें इनकी माता का नाम, तो माता का नाम क्या था? मुरा। मुरा इनकी माता का नाम था। आप लोग सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मेरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ से समझ जाओगे क्या था इनकी माता का नाम, किस वंश से संबंध ये रखते थे। सब कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 अपना क्या कहता है? अशोक किस राजवंश का सम्राट था? अगर बात करें, हम लोग इतिहास से बात कर रहे हैं, तो अशोक के बारे में इसने पूछा कि भैया बताओ कि अशोक किस राजवंश का सम्राट था? तो हम कहेंगे कि अशोक मुगल वंश का सम्राट था। नहीं भैया, मुगल तो बहुत बाद में आए। मुगल तो 1526 में आए हैं, तो मुगल तो नहीं हो सकते। चोल थे क्या? नहीं भैया, चोल भी नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे भैया ये मौर्य। हाँ भैया, अशोक मौर्य वंश का शासक था। आप बोलेंगे गुप्त वंश तो नहीं है भैया। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड फेमस आंसर, वर्ल्ड फेमस ऑप्शन आंसर नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भैया ये पूछ रहा है कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो बताओ भैया। बहुत से बालक आंसर इसका दे चुके हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत से अभी देना बाकी हैं, तो बताते जाओ सारे। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी भारत। तो आप कहेंगे इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है हमारा देश प्यारा भारत। कौन सा? भारत। आप कहेंगे भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर लगा दीजिए भारत को। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो बताइए 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या मुख्य उद्देश्य में से एक को शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे भैया जीवन स्तर में सुधार को, या बोलेंगे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि को, या बोलेंगे अब संचार में वृद्धि को, या फिर बोलेंगे गरीबी उन्मूलन में। तो आपका राइट आंसर बताओ क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में ये आंसर आप लोग मुझे इसका दीजिएगा, फिर मैं उसके बाद आपको इसका राइट आंसर बता दूँगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 के नए नोट का आधार रंग क्या है? तो आप कहेंगे भैया महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 के नोट का आधार रंग क्या है? तो बताओ भैया 50 के नोट का आधार रंग क्या है? क्या वो स्टोन ग्रे है, क्या वो चॉकलेट भूरा है, या बोलेंगे क्या वो फ्लोरोसेंट नीला है, या बोलेंगे लेवेंडर है? तो आप कहेंगे भैया 50 के नोट जो है उसका नई श्रृंखला वाले नोट हैं, उसका रंग क्या है? तो आप कहेंगे फ्लोरोसेंट नीला। फ्लोरोसेंट नीला जो नोट है वो 50 के नोट का है। अब बात करें 50 के नोट पे तो क्या बना हुआ है? तो इस नोट पे हम लोग जानते हैं कि हम्पी का रथ पीछे बना हुआ है। इनके बारे में थोड़ी अच्छे से बातें कर लेते हैं विस्तार से। तो एक बार मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग खाली जगह पे, फिर बात करते हैं थोड़ी अच्छे से इनके बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात करें 10 के नोट पे, तो 10 के नोट पे आप लोग कहेंगे कौन सा कलर है? आप कहेंगे चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन कलर किस पे है? आप कहेंगे 10 के नोट पे। अगर बात करें बना क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे सूर्य का क्रोण मंदिर। कौन सा मंदिर? सूर्य का कोंकण मंदिर।
कंकड़ मंदिर बना हुआ है। अगर बात करें हम लोग 20 के नोट को, तो 20 के नोट पर क्या है, लाल नारंगी है। कैसा है, लाल नारंगी। लाल नारंगी कौन सा नोट है, आप कहेंगे 20 का नोट है, या बोलेंगे 20 का नोट पीला भी है, पीला है। अगर बोलें तो कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप कहेंगे एलोरा की गुफाएं इसके ऊपर बनी हुई है। अब बात करें हम लोग 100 रुपये के नोट की, तो 100 रुपये का नोट कैसा है, आप कहेंगे हल्का बैंगनी, हल्का बैंगनी। अगर बात करें इस हल्के बैंगनी पर भैया क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे रावी का बाब। क्या बोलेंगे, रावी की बाब, रावी की बाब। रावी की बाब कहाँ स्थित है, आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में भैया कि रावी की बाब कहाँ स्थित है। बात करें 200 के नोट पे, 2000 नहीं 200 के नोट पर, तो आप कहेंगे इस पे बना है चमकीला पीला, चमकीला पीला, चमकीला पीला। क्या कहेंगे, चमकीला पीला। इसके ऊपर क्या है, सांची का स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप। तो याद रहेगा सांची का स्तूप। बात करें भैया 500 के नए नोट की श्रृंखला वाले, तो इसका क्या है, इसका पथरीला भूरा रंग है, या बोलें स्टोन ग्रे। क्या क्या बोलेंगे, स्टोन ग्रे। कैसा कलर है, स्टोन ग्रे कलर है। इसके ऊपर बना क्या हुआ है, तो आप कहेंगे लाल किला। नोट है किसी के पास तो चेक कर सकता है अभी भी कौन सा कलर है आपके नोट पर, कौन सा क्या चीज़ छपी हुई है। बात करें सबसे बड़ा नोट जिसको हम लोग कहते हैं 2000 का नोट, इस पर कौन सा कलर है, आप कहेंगे मैजेंटा गुलाबी, या बोलेंगे गहरा गुलाबी, या बोलेंगे मैजेंटा। तो भैया मैजेंटा लाइन है। अगर इस पर बात करें क्या छपा हुआ है, तो आप कहेंगे मंगलयान, मंगलयान इस पर बना हुआ है। मंगलयान से याद रहेगा, मंगलयान वही मंगलयान जो मंगल पे जा रखा है, इसको यहाँ पे छापा गया था। हम लोग बात कर चुके हैं सभी कलरों के बारे में। इसका राइट आंसर सी, 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करें प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर भैया 16 क्या कहता है, सुनते हैं इन भाई साहब की बातों को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का नाम बताएं। महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता दर किन राज्यों में थी, तो ये पूछना चाह रहा है। तो बताओ भैया इसको कि किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर थी, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर है, क्या वो दिल्ली है। नहीं भैया दिल्ली तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इतने महिलाओं की संख्या में। अगर बात करें क्या वो केरल है, तो आप कहेंगे नहीं भैया केरल तो किसी भी हाल में हो सकता है, क्योंकि इसी राज्य में सबसे अधिक व्यक्ति पढ़े लिखे हुए हैं और महिला भी पढ़ी लिखी हुए हैं। बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर भी यहीं पर पाई जाती है भारत के मामले में। यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी पढ़ी लिखी है, आप कहेंगे 76.2%। अब बात करते हैं कर्नाटका के मामले में, तो कर्नाटका हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। बात करें मिजोरम, तो भैया नहीं है। अब हम लोग कुछ छोटी बड़ी एक दो बातें कर लेते हैं। जैसे कि बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, तो आप कहेंगे वो कौन सा है सबसे कम, तो आप कहेंगे राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। अगर बात करें सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है, पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य, तो आप कहेंगे भैया लक्षद्वीप कह देंगे। क्या कहेंगे, लक्षद्वीप कह देंगे। ओके, लक्षद्वीप आप लोग कह देंगे। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पुरुष के मामले में। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पुरुष के मामले में बात करें पुरुषों के मामले में, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो आप कहेंगे वो हो जाता है बिहार। यहाँ पर बोला जाता है कि बिहार में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर इनको बताओ भैया कि अभी जो बिहार में हैं ज़्यादातर IAS IPS अधिकारी बिहार से ही निकल रहे हैं, बिहार और यूपी से। तो बिहार और यूपी वाले अपने लिए एक एक ताली बजाओ, अपनी पीठ थपथपाओ कि हाँ हमारी तारीफ़ हुई है, और सही मायने में आपकी तारीफ़ होनी ज़रूरी थी। बात करें 2023 के अनुसार साक्षरता दर क्या रही है बिहार की, तो आप कहेंगे बिहार की जो साक्षरता दर रही है वो रही है 61.8%। 61.1% साक्षरता दर रही है बिहार की। सबसे कम जिला, अगर बात करें सबसे कम जिला साक्षरता दर वाला सबसे कम जिला,
तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश वो ज़िला है, और मध्य प्रदेश का ज़िला, और जिसकी बात करें मध्य प्रदेश राज्य, उसका ज़िला जिसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर में व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते हैं। बात करें दर कितनी है, तो दर है 36.10%। इसमें से महिलाओं की दर है, और मेल और फीमेल की दर जो है, मेल की है 42.2%, और फीमेल की जो दर है वो आप कहेंगे भैया 30.29%, 30.30%। लगभग इतनी महिलाएं यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है बजट दस्तावेज कुल व्यय के डैश में वर्गीकृत करता है। तो बजट दस्तावेज को कुल व्यय के कितने में वर्गीकृत किया जाता है? तो आप कहेंगे माल और आयाम में वर्गीकृत किया जाता है, आप कहेंगे आंशिक और पूर्व व्यय में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है, या बोलेंगे सेवाओं और गैर माल सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर कहेंगे योजनागत और गैर योजनागत में व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप कहेंगे गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर आप लोग क्लिक मार सकते हैं। अब भैया आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? एक उपकरण जो परिपथ में धारा के उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो भैया बताइए वो कौन सा उपकरण है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ए मीटर, या ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो बताओ भैया क्या कहते हैं उसको? तो आप कहेंगे भैया आप कह दीजिए उसको हाइग्रोमीटर। क्या कहेंगे? हाइग्रोमीटर नहीं, ए मीटर कहेंगे, ए मीटर उसको हम लोग कह देंगे। क्या कह देंगे भैया? आप कह देंगे ए मीटर। याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा भैया। चलिए दोस्त बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की ओर। हम लोग अपने लक्ष्य के पास ही पहुंच चुके हैं। 20 हमारा लक्ष्य रहता है हर रोज़, और आपको बताना है अंत में कि 20 में से कितने आपके नंबर बने हैं, इसमें कितने क्वेश्चनों का आपने सही आंसर दिया है। अपनी तैयारी को मापने का सबसे अच्छा तरीका रहता है प्रैक्टिस सेट करना। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति कितने हैज जेड से कम होती है उन्हें अश्वरीय तरंग कहते हैं। जिन्हें हम सुन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? अश्वरीय तरंग कहते हैं। तो उनकी जो हैज जेड है वो कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे भैया उनकी सुनने की क्षमता या हेड जेड जो कहते हैं वो कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 10, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20। तो आप कहेंगे भैया राइट आंसर आपका होने वाला होगा 20। आप लोग राइट लगा लीजिए। अब भैया आज का अपना आखिरी प्रश्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। अगर आपने है पढ़ लिया तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे और फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो सही से पढ़ने के बाद आप लोगों को आंसर देना है। तो पढ़ोगे क्या कहोगे? जहाँ गेहूं उत्पादन नहीं होता है वो राज्य कौन सा है? तो भैया पंजाब में तो गेहूं उत्पादन होता है। आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में गेहूं उत्पाद होता है। बात करें हरियाणा में भी होता है भैया गेहूं उत्पाद। अगर बात करें गोवा, तो गोवा में भैया गेहूं उत्पादन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं गोवा इज़ द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर का 20 का आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई सबको समझ में आ गई होगी। और आज के अपने प्रश्न यहीं तक थे। उम्मीद है समझ में आ गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्यारे दोस्त जिन्हें के पास आप लोग शेयर करना चाहते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।